आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। अब क्रिया की कोड को ज्ञात करने की विधि, जिसमें हम अलग अलग विधियां पढ़ेंगे। समाकलित वेग समीकरण विधि, ग्राफी विधि, अर्धार विधि और ओस्टवाल पृथक्करण विधि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 है समाकलित वेग समीकरण विधि। समाकलित वेग समीकरण विधि। अब देखिए इस विधि में क्या होता है कि हमें अलग अलग समय पर सांद्रताएं दी गई होती, आंकड़े दिए होते हैं और उन्हीं आंकड़ों की सहायता से हमें ये पता करना होता है कि वो किस कोट की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम कुछ समाकलित वेग समीकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, शून्य कोट अभिक्रिया है, तो शून्य कोट अभिक्रिया में जो क्या कहते हैं कि जो समाकलित समीकरण है वो है वेग स्थिरांक का, वो है k बराबर x/t। जो प्रथम कोट अभिक्रिया है उस प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए है k = 2.303/t इंटू log a/a-x/10। और जो द्वितीय कोट अभिक्रिया है उस द्वितीय कोट अभिक्रिया के लिए जो हमारा समीकरण है वो k बराबर 1/t इंटू x/a/x। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको क्या होता है कि हमें अलग अलग समय पर सांद्रता दी गई होती, कोई आंकड़े ऐसे दिए रहते हैं कि ये समय है, ये सांद्रता थी, इतना समय हुआ तो ये सांद्रता हुई, इतने समय पर ये सांद्रता से दिया रहता है। अब क्या करते हैं कि हम उस सांद्रता और समय के आधार पर इस k की वैल्यू को फाइंड करते हैं, पता करते हैं। अब जैसे इस पहला समीकरण को यूज किया, जो भी डाटा दिया गया, अब उन दिए गए अलग अलग समय पर सांद्रता के लिए अगर k का मान कांस्टेंट आ रहा है लगातार, तो वो शून्य कोट की अभिक्रिया है। मान लो नहीं आया तो इस समीकरण में रखेंगे और इस समीकरण में हम उन सांद्रता और उनको रख करके देखेंगे। अगर k के लिए अगर अब k का जो है वो क्या आ रहा है, लगातार कांस्टेंट आ रहा है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। फिर इसमें भी नहीं आया तो सेकंड वाले में रखेंगे, थर्ड वाले में रखेंगे। ऐसे ही समय और सांद्रता का जो हमें डेटा दिया होगा उस डेटा का हम प्रयोग करेंगे और उनको रख करके जो है हम क्या कहते हैं कि k की वैल्यू को पता करेंगे। अब जब ये k की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी, जिस भी समाकलित वेग समीकरण को यूज करने पर आएगी। अगर आप प्रथम कोट का यूज कर रहे हो तब आ रही है तो प्रथम कोट की अभिक्रिया है। अगर आपको दिए गए आंकड़ों के आधार पर आपने द्वितीय कोट अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का प्रयोग किया और k का वैल्यू लगातार कांस्टेंट आ रहा है तो वो द्वितीय कोट की अभिक्रिया। तो सिंपल सा है, दिए गए आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों के बिहाफ पर आपको k की वैल्यू पता करनी है। अगर ये वैल्यू किसी एक समाकलित वेग समीकरण में रखने पर लगातार कांस्टेंट आ रही है, स्थिर आ रही है, तो फिर वो उसी कोट की अभिक्रिया है। तो आसानी से ये समझ में सबको आया होगा। अब उसके बाद दूसरा आता है ग्राफिकल मेथड है, ग्राफीय विधि है। और ग्राफी विधि के बारे में मैं काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ, पिछले मेरे वीडियोस में जाइए, वहाँ जाकर आप देखिए। तो बात करते हैं ग्राफी विधि की, ग्राफीय विधि। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफी विधि में क्या बेटा, सब लोग कहता है कि किसी यनवी कोट अभिक्रिया की दर, किसी यनवी कोट अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के यन घात पर निर्भर करती है। यानी किसी एनवी कोट अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के यन घात पर निर्भर करती है। यानी जो किसी एनवी कोट अभिक्रिया की जो दर होगी वो अभिकारक की सांद्रता के यन घात पर निर्भर करेगी। यानी अगर हम कहें शून्य कोट की अभिक्रिया है तो शून्य घात पर निर्भर करेगी अभिक्रिया की दर। अगर प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करेगी। द्वितीय कोट अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करेगी। तृतीय कोट अभिक्रिया है तो अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करेगी। यानी R प्रोपोर्शनल A के कंसंट्रेशन की पावर n अभिक्रिया की कोटि है बच्चों। आ रहा है ना समझ में?
अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक शून्य कोट अभिक्रिया के लिए, तो ये जान लीजिए कि पहली बात, ये जो ग्राफी विधि है वो तब प्रयुक्त होती है जब हमारा एक ही अभिकारक हो, यानी जहां पर ए ऐसे किसमें बदल रहा हो, उत्पाद में। तो ये ग्राफी विधि वहीं प्रयुक्त की जाती है जहां पर एक ही अभिकारक होता है, जैसे ये ए उत्पाद में बदल रहा है, यानी हमारा एक ही अभिकारक हो वहां पर ए बी सी डी जैसा ना हो जाए कि कई कई अभिकारक हो। आप देखो शून्य कोट अभिक्रिया की बात करते हैं, तो शून्य कोट अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करेगी, यानी कुल मिलाकर अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगी। और यही रीजन है कि इसके लिए जो ग्राफ बनेगा अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच में, आर और ए का जो कंसंट्रेशन की पावर क्या हो चुका है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर जो सांद्रता के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सांद्रता के समानांतर एक सीधी रेखा होगा, यानी सांद्रता तो बढ़ेगी लेकिन अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि शून्य कोट अभिक्रिया की दर सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है, जैसे सांद्रता तो बदल रही है लेकिन अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब अगर बात करें प्रथम कोट अभिक्रिया की, तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रथम कोट अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, प्रथम कोट अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करेगी, ये तो कह रहा है प्रथम घात पर निर्भर करेगी, तो प्रथम घात पर निर्भर करेगी तो अभिक्रिया की दर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती हो गई, राइट। देखो दिख रहा है रिलेशन, अनुक्रमानुपाती हो गई, अनुक्रमानुपाती हो गया तो अभिक्रिया की दर और अगर सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें उत्पन्न बिंदु से एक सीधी रेखा क्या होगी, प्राप्त होगी। ये हो गया प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए। क्लियर हुआ सबको, आ रहा है ना समझ में। अब सेम ऐसे ही द्वितीय कोट और तृतीय कोट को भी समझ लेते हैं, चलिए आसान है। अब देखिए, अब बात करते हैं द्वितीय कोट अभिक्रिया और तृतीय कोट अभिक्रिया के लिए, तो ध्यान देना, द्वितीय कोट अभिक्रिया, अब द्वितीय कोट में क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करेगी, यानी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो हम यहाँ पर जो इसके लिए ग्राफ खींचेंगे वो भी ऐसे ही बनेगा जैसे उसके लिए बना था। अब अभिक्रिया की दर हो गई और ये सांद्रता का वर्ग हो गया, तो ये जब इसके अनुक्रमानुपाती है तो हमें उत्पन्न बिंदु से सीधी रेखा क्या हो जाएगी, सिंपल, समझ में आ गया हो। यानी द्वितीय कोट अभिक्रिया की दर और सांद्रता के वर्ग के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो उत्पन्न बिंदु से सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे तृतीय कोट अभिक्रिया की, तो तृतीय कोट अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर सांद्रता के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगी। अब यहाँ पर आप जब ग्राफ खींचेंगे तो अभिक्रिया की दर और ए कंसंट्रेशन का ये होल क्यूब है, तो यहाँ देखो ए कंसंट्रेशन के होल क्यूब के अनुक्रमानुपाती ही तो है, यानी इसके सांद्रता के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती ही तो अभी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी उत्पन्न बिंदु से सीधी रेखा क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कोई ग्राफ दिया होता है जिसके थ्रू आप ये जानते हैं कि वो प्रथम कोटि है कि द्वितीय कोटि है कि शून्य कोटि है कि प्रथम कोटि है। और बेहतरीन जानना है तो आप पीछे जाइए, मेरा वीडियोस देखिए, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के बारे में काफ़ी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कराया हूँ, उसमें आप जाकर देखिए। अब ये तो हो गया ग्राफी विधि होगी बेटा। अब ग्राफी विधि के बाद नेक्स्ट आता है अर्धाय विधि। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छे से। नेक्स्ट आता है, अगला है अर्धाय विधि। अब ये अर्धाय विधि क्या है समझाते हैं आपको। अर्धाय विधि, जब हम लोगों ने शून्य कोट अभिक्रिया पढ़ी थी तो शून्य कोट अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक शून्य कोट अभिक्रिया में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि शून्य कोट अभिक्रिया की जो अर्धाय होती है, टी हाफ यानी अर्धाय यानी टी हाफ जो होता है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम कोट अभिक्रिया की जो अर्धाय होती है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती थी, कि पावर 0 लिख दिया मतलब 1 हो गया, यानी टी हाफ जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं, अर्धाय। और जो द्वितीय कोट अभिक्रिया होती है उस द्वितीय कोट अभिक्रिया में क्या होता है कि जो टी हाफ होता है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ रहा है तक समझ में। तो ये जो आपको ये जो ऑब्जर्वेशन मिले, इन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर एक फार्मूला डिराइव करा गया, वो फार्मूला है टी हाफ इक्वल
k अपॉन a की पावर n माइनस 1। ठीक, कैसे, देखो ध्यान दो, अगर मैं n को 0 रखता हूं तो 0 माइनस 1 यानी a माइनस 1, a माइनस 1 ऊपर जाएगा a हो जाएगा। तो n तुमने 0 रखा यानी शून्य कोट की अभिक्रिया की बात की जा रही है, तो शून्य कोट अभिक्रिया के लिए n का 0 रखोगे तो माइनस होने का ऊपर जाके a हो जाएगा, यानी t हाफ प्रोपोर्शनल a आ जाएगा जब k को हटाओगे रिमूव करोगे तो। इसी तरीके से अगर मैं प्रथम कोट की बात करूं तो n को तुम 1 लोगे, 1 माइनस 1 0 a की पावर 0 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आपने देखा, समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पर आपने देखा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया जो है वो सांता पर निर्भर नहीं है। द्वितीय कोट में आप देखो, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखोगे 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन a आ जाएगा, यानी t हाफ 1 अपॉन a, यानी कि प्रारंभिक सांता के व्युत्क्रमानुपाती। आ रहा है सबको समझ में? अब इसी के बिहाफ पर हम अभिक्रिया की कोट का पता लगाते हैं। कैसे? जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन हमें दिए होते हैं, कोई ऐसे दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सपोज करो एक यौगिक की अर्ध आयु 20 मिनट है। यदि इसकी सांद्रता दुगनी कर दी जाए, सांद्रता दुगनी कर दी जाए, जस्ट डबल कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो अर्धायु 10 मिनट हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि बताओ, अभिक्रिया की कोटि बताओ। ठीक, ये दिया गया, ये सवाल है हमारा। अब हमें अभिक्रिया की कोटि बतानी, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ चलो मैं यहाँ लिखता हूँ टी हाफ बराबर के, ठीक है, ए की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला। अभी टी हाफ कितना था? 20 मिनट के, सांता को मैं x मान ले रहा हूँ, चलो x कंसीडर कर लिया, x की पावर n माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बच्चों? अब कह रहा है कि जब सांता को दुगना कर दिया यानी x को 2x कर दिया गया, तब ये 10 मिनट हो गया, अर्धा 10 मिनट हो गई, यानी 10 बराबर k अपॉन 2x की पावर n माइनस 1, इक्वेशन सेकंड। क्लियर बच्चों? चलो अब इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देते, लाइन खींच देते हैं। ठीक, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर खींच दिया मैंने। अब चलो यहाँ पे रखते हैं 20 अपॉन 10 इक्वल k अपॉन x की पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ नीचे k आएगा, ऊपर क्या जाएगा 2x की पावर n माइनस 1, k से k कैंसिल, राइट, x से x कैंसिल, ये 2 टाइम जाएगा, ये आ गया 2 इक्वल आया 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ तो 1 ले सकते हैं ना, अब ऐसे 1 लिख सकते हैं। अब ये आ गया n माइनस 1 इक्वल 1, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल 2, यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आ गया होगा समझ में, ये होगी हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं इससे, नोट कर लो फटाफट, आ गया होगा समझ में, मिटा दें। अवर्धा विधि के बाद आता है, नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि, ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि। चलो ध्यान दो,
अब इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कई अभिकारक एक साथ होते हैं, तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। मैं इसको आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। इस विधि में क्या करते हैं, पहले प्रारंभिक वेग पता करते हैं और फिर प्रारंभिक वेग पता करने के बाद जो हमारे पास कई अभिकारक हैं उनमें किसी एक की सांद्रता को स्थिर रखते हैं, फिर अगले की सांद्रता को दोगुना करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। माना कि हमें एक अभिक्रिया दी गई है A प्लस बी प्लस सी गिव्स उत्पाद, और अब हमें इस अभिक्रिया के लिए कोटि पता करना है। तो हमने माना कि जो A है इसकी कोटि x है, इसकी कोटि y है और इसकी कोटि z है। ठीक ना, A के सापेक्ष जो है वो इसकी जो ये अभिकारक है इसके सापेक्ष इसकी कोटि क्या है, x है, और B अभिकारक के सापेक्ष कोटि क्या है, y, और C अभिकारक के सापेक्ष कोटि क्या है, z। तो इसके बिहाफ पे हमारा जो वेग समीकरण बनेगा वो हो जाएगा R इक्वल K इंटू A के कंसंट्रेशन की पावर x एंड B के कंसंट्रेशन की पावर y एंड C के कंसंट्रेशन की पावर z। ये हमारा बन गया। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है कि पहले तो प्रारंभिक वेग को पता कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि B और C की सांद्रता को स्थिर रखें। किसी भी मतलब जैसे पहले चलो B और C की सांद्रता को स्थिर रखा, B और C की सांद्रता को स्थिर रखेंगे और A की सांद्रता को दोगुना कर देंगे। तो जब हमने इसकी सांद्रता को दोगुना किया तो हमने देखा कि तो प्रारंभिक वेग का 4 गुना हो गया। प्रारंभिक वेग का क्या हो गया, 4 गुना हो गया। अब प्रारंभिक वेग का 4 गुना हो गया, इसका मतलब ये है यहाँ होगा R प्रोपोर्शनल A कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये रिलेशन है। कैसे हो गया समझाते हैं आपको। जैसे ये आपने यहाँ पर देखा हुआ है, आपने A की सांद्रता को जस्ट दूना किया और अभिक्रिया की जो दर थी वो 4 गुना हो गई। ठीक है, जैसे ही आपने अभिक्रिया की दर को दूना किया वैसे अभिक्रिया, यहाँ मैं लिखता चलता हूँ, 1 मिनट यहाँ लिखता हूँ कि A की सांद्रता को दुगना करने पर ना, जबकि B व C की सांद्रता स्थिर रखी जाती है, अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। ठीक दिख रहा है, अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। सबको समझ में आ रहा होगा। यानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे R प्रोपोर्शनल A कंसंट्रेशन स्क्वायर। क्यों लिखा थोड़ा इसको भी समझा देते हैं आपको। जैसे ये R है, हमने इसको R1 मान लिया, R1 इक्वल K किया और A कंसंट्रेशन स्क्वायर, हमने ये समीकरण बनाया। पहले अभिक्रिया की दर R1 थी, सांद्रता A थी। अब हमने अभिक्रिया की दर को सांद्रता को दोगुना कर दिया। तो जब हम सांद्रता को दोगुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल K। अब यहाँ पे तुम इसको 2A का स्क्वायर कर रहे हो, तो जब ये 2A का स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4, 4A स्क्वायर आ जाएगा। यानी R2 इक्वल आ जाएगा K इंटू 4A स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को बाहर करके, ये चीज आ गई। अब देखो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब इस सेकंड को मैं 1 से अगर डिवाइड करूं तो देखो ऐसे लिखूंगा, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ R2 अपॉन R1, ध्यान देना R1, और यहाँ पे K आएगा और A कंसंट्रेशन का स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में। अब देखो A कंसंट्रेशन से A कंसंट्रेशन का स्क्वायर कैंसिल होगा, K से K कैंसिल होगा, तो आपका R2 इक्वल क्या आया, R2 इक्वल आया 4R1। यानी R2 प्रारंभिक अभिक्रिया का 4 गुना हो गया कि नहीं। तो ये प्रारंभिक अभिक्रिया का 4 गुना कब हुआ, जब आपने इस रिलेशन का यूज किया, यानी कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर है, यानी द्वितीय कोड अभिक्रिया है। आ रहा है समझ में। तो इस इक्वेशन को जब करेंगे तब ये वाला ऑब्जर्वेशन इस पर ये मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वेशन आया है वो इस इक्वेशन पर हमें मिलेगा, इस समाकलन से। तो अब देखो R प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन हमने लिखा है। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें x मिल चुका है,
x हमें क्या मिल चुका है, 2 मिल चुका है। सबको समझ में आ रहा है। अब देखो अगली कंडीशन, सभी बच्चों ध्यान देना, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई हुआ नहीं। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर ए और सी की सांद्रता को स्थिर रखा। अब हमने ए कंसंट्रेशन और सी कंसंट्रेशन को स्थिर रखा, चार्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, स्थिर रख दिया, ठीक है। और बी के कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, जस्ट डबल दुगना कर दिया। आ रहा है समझ। लेकिन हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्रिया की दर पर प्रभाव नहीं। अब अगर अभिक्रिया की दर पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया, एक तरीके से यहाँ पर यानी सांता अभिक्रिया की दर पर सांता परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे आर प्रपोर्शनल ए के कंसंट्रेशन की पावर, सॉरी बी के कंसंट्रेशन की पावर 0। यानी सांद्रता तो हमने दुगना करी लेकिन अभिक्रिया की दर पर उस सांता परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी आर प्रपोर्शनल हम लिखेंगे बी कंसंट्रेशन पावर 0, यानी सांता परिवर्तन का अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस बिहार पर हमें y पता चल गया, y क्या पता चल गया, y पता चल गया 0, क्योंकि इसकी कोड तो हमने y मानी थी ना। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने किया, अब हमने ए बी को स्थिर रखा, ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन को हमने स्थिर रखा, और स्थिर रखने के बाद हमने सी कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया, और जैसे हमने दुगना किया हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, दुगना हो गया। ध्यान देना, सॉरी है ये दुगना बनने में बड़ा दुगना चौगुना करवा रहा हूँ, देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो गया, बात को समझना। तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा आर प्रपोर्शनल ए का कंसंट्रेशन। अब यहाँ देख रहे हो ना, सेम वैसे ही है। अभी जब तुम इसको R1 मान लोगे ना, तो ये वाला जो रिलेशन और इसको तुम दुगना करोगे है, तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे कैंसिल होगा, तो R2 क्या हो जाएगा, 2R1 करके आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो अभिक्रिया की दर है वो दुगना तभी हो सकता है जब आप अभिक्रिया की दर सांता के प्रथम घात पर निर्भर करें। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब इस तरीके से आपको जेड भी मिल गया, जेड क्या मिल गया, 1 मिल गया। आ रहा है समझ में। तो ये रिलेशन दिखा रहा है कि अभिक्रिया की दर, देखो ऐसे भी समझो कि तुमने सांता को दुगना किया, अभिक्रिया की दर दुगना हुई, यानी दोनों दूसरे का अनुक्रमानुपाती है, उसको दुगना कर रहे हो भी दुगना हो रहा, तो आर पर लेकर कंसंट्रेशन हो गया, वो सॉरी सी का कंसंट्रेशन, मैं सी को दुगना किया ना भाई, तो सी का कंसंट्रेशन आर प्रोपोर्शनल सी का कंसंट्रेशन, सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमको जेड क्या मिल गया, Z1 मिल गया। अब हम अभिक्रिया की कोटि को पता कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। अभी x क्या मिला था हम लोग को, x क्या मिला था, 2 मिला था, y क्या मिला था 0, और ये 1 कोई मिलाकर आया 3, यानी ये है तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो बच्चा लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कई अभिकारक होते हैं तो उस स्थिति में हम किस तरीके से जो है वो सांता को दुगना करके किस तरीके से हम जो है वो कोटि का निर्धारण करते हैं। आ गया सबको समझ में। और अगर अच्छे से समझना है तो मैंने जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें आप जाइए, उसमें कोटि ज्ञात करने का मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, और वो एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल है उस पृथक्करण का, जिसमें डाटा के बिहाफ पर अब क्रिया की कोटि ज्ञात की गई है। तो मेरे पिछले वीडियोस को देखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में